बांग्लादेश के वजीर आजम को इंडिया चाहता है कि वो ब्रिक्स समिट के लिए आए। देख रहे हैं बलूचिस्तान के हालात कितने बदले हैं कि जी कानकुनी हो और नीचे से सोना निकलेगा तो हालात बदल जाएंगे। ये बदले हैं हालात बलूचिस्तान के, यही हाल ये केपीके के अंदर करना चाहते हैं। My advice to Tariq Rahman is to go to India for the BRICS. मतलब बेगैरतों मुल्क की ऐसी की तैसी हुई हुई है। दहशतगर्दी में हम नंबर 1 पर हैं। पासपोर्ट हमारा 103 में से 100वें नंबर पर है। इकोनॉमी की ऐसी की तैसी हुई हुई है। F-16 इस्तेमाल क्यों नहीं किए? F-16 उस रात को हवा में थे, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशन के साथ थे। लिमिटेशन ये थी कि राफेल हवा में है जिसके पास 150 से ज्यादा किलोमीटर दूर का बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। बांग्लादेश के इंडिया आने या नहीं आने से इंडिया का कोई नुकसान नहीं होने वाला है एज फार एज द ब्रिक्स समिट इज कंसर्न। ठीक है, ब्रिक्स समिट विल बी सक्सेसफुल इफ पुतिन एंड शी जिनपिंग कम। तो जिस मुल्क में 4 करोड़ लोग सर्वाइवल मोड में हैं, उस मुल्क के जो कर्ता धर्ता हैं, सरबराह हैं, वो दूसरों के फड्डे निपटा रहे हैं। वो दूसरों से दिफाई जो है वो अग्रीमेंट कर रहे हैं। मतलब इसके लिए ना हमारी अम्मी एक मिसाल देती हैं कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली बनाने। लेकिन उस दिन क्योंकि हमने राफेल को टारगेट करना था और MiG-29, मिराज 2000, Su-30 टारगेट करना था, इसकी रेंज उतनी नहीं थी। आइन जाए भाड़ में, कानून जाए भाड़ में, पाकिस्तान की फौज जाए भाड़ में, पाकिस्तान जाए भाड़ में, पाकिस्तान के तमाम इदारों का डिसिप्लिन, फौज का डिसिप्लिन भाड़ में जाए। शी जिनपिंग इज कमिंग, पुतिन इज कमिंग। अभी तो कंफर्मेशंस उनके तरफ से तो नहीं आए, बट दे विल प्रोबेबली कम। नमस्कार दोस्तों, सितंबर में भारत में ब्रिक्स समिट होने वाली है जिसमें शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन भी आने वाले हैं। लेकिन इन सब से पहले भारत और चाइना के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर फिर से विवाद हो गया है और भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों का नाम बदलकर चाइना को एक सख्त वार्निंग दी है। और सिर्फ यही नहीं, भारत बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को भी इस ब्रिक्स समिट में बुला रहा है ताकि भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस भी सुधर जाए। एज वी ऑल नो कि पाकिस्तान बांग्लादेश का इस्तेमाल करके भारत में आतंकवादी हमले करवाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत के रिलेशंस बांग्लादेश के साथ सुधर जाए। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि बांग्लादेश के वजीर आजम को इंडिया चाहता है कि वो ब्रिक्स समिट के लिए आए। तो इस सिलसिले में जो स्पेशल त्रिवेदी साहब, जो एम्बेसडर साहब हैं, त्रिवेदी साहब, दिनेश त्रिवेदी साहब, उनको जो है वो बड़ी टास्क दी गई थी कि मनाएं। तो कल वो बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर को मिले, आज वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलने आ गए हैं। क्या चल रहा है और इंडिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन गया है या उन्होंने बना लिया है कि बांग्लादेश का जो वजीर आजम है उसको वो लेके आना चाहते हैं? अगर वो नहीं आते तो क्या इम्प्लीकेशंस हैं एंड व्हाट डू यू मेक कि वो लेके आ पाएंगे? तो पहले तो मेरी तरफ से मैसेज बंगालियों के लिए यह है, आमी तुम्हार भालोबाशे, यानी आई लव यू। ये बहुत मशहूर डायलॉग है एक फिल्म में जिसमें राजेश खन्ना ये बात कहते हैं। माई एडवाइस टू तारिक रहमान इज टू गो टू इंडिया फॉर द ब्रिक्स। देखिए, इंग्लिश की एक कहावत है, डू नॉट कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस। तो वो अपनी नाक ना काट ले, बिकॉज दिस इंडिया, बांग्लादेश के इंडिया आने या नहीं आने से इंडिया का कोई नुकसान नहीं होने वाला है एज फार एज द ब्रिक्स समिट इज कंसर्न। ठीक है, ब्रिक्स समिट विल बी सक्सेसफुल इफ पुतिन एंड शी जिनपिंग कम। और अगर वो दोनों नहीं आते या दोनों में से एक नहीं आता तो डाउनग्रेड हो जाएगा। इट विल बी so the critical aspect जहां तक कि इंडिया का सवाल है, शी जिनपिंग इज कमिंग, पुतिन इज कमिंग। अभी तो कंफर्मेशंस उनके तरफ से तो नहीं आए, बट दे विल प्रोबेबली कम बिकॉज पुतिन ने पिछले 2 ब्रिक्स मिस किए थे बिकॉज ऑफ द ICC सैंक्शन, सो ही विल प्रोबेबली वांट टू कम और ही वांट्स टू सेंड द मैसेज के पिछले चंद हफ्तों में जो डैमेजेस हुए हैं, काफ़ी नुकसान कर रहा है ना यूक्रेन, एक दूसरे पे काफ़ी नुकसान कर रहे हैं वो दोनों कंट्रीज। सो द वॉर हैज एस्केलेटेड, सो ही इज गोइंग टू शो के आई एम स्टिल इन चार्ज वगैरह। तो जहां तक के बांग्लादेश का सवाल है कि मुझे लगता है कि इंडिया wants to improve relations with Bangladesh but wants to use Sheikh Hasina as a leverage
अगेंस्ट बांग्लादेश कि देखो तुम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ना घुस जाओ, बहुत ज़्यादा चाइना में ना घुस जाओ, अगर तुम घुसोगे तो फिर हम गड़बड़ कर सकते हैं। एंड ये ट्रेलर है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम शेख हसीना को छोड़ दें कि उसको, कैन यू इमेजिन ए सिचुएशन कि शेख हसीना हर एक हफ्ता किसी बड़े चैनल पे इंडिया की आए, अर्नब गोस्वामी, इंडिया टुडे, she comes up there and starts talking about Bangladesh, वो destabilize हो जाएगा बांग्लादेश, उसकी प्रोग्रेस मार खाएगी, whatever it is, doesn't matter what she says, वो झूठ भी बोले तो भी it is going to have an impact. Unfortunately आजकल दुनिया में इतने बेवकूफ लोग हैं कि किसी भी बात पे वो भड़क कर सड़कों पे आके तमाशे करने के लिए लोग तैयार हैं, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो मुझे लगता है कि इंडिया ने एज ए लेवरेज के तौर पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई विद सम डिनायबिलिटी। पाकिस्तानी हुकूमत की मिसाल गली के उस बच्चे की सी है जिसकी अपनी चड्डी में सुराख हो, घर से वो निकला हो दही लेने, माँ ने दही लेने भेजा, वो भी उधार पे, और वो बाहर आके बड़े लड़कों के फटे सुलझाने लगे, उनकी लड़ाइयां खत्म कराने लगे, और पीछे घर वाले भूखे बैठे हो, इंतजार कर रहे हो कि ये दही लाएगा तो सालन बनेगा तो हम खाना खाएंगे। मतलब बेगैरतों, मुल्क की ऐसी की तैसी हुई हुई है। दहशतगर्दी में हम नंबर 1 पर हैं, पासपोर्ट हमारा 103 में से 100वें नंबर पर है, इकोनॉमी की ऐसी की तैसी हुई हुई है। पाकिस्तान में इस वक्त 4 करोड़ शहरी एब्सोल्यूट पॉवर्टी में है। एक होता है ना पॉवर्टी, वो पॉवर्टी लाइन होती है ना, गुर्बत की लकीर, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब वो उस लकीर के नीचे भी एक लकीर। 4 करोड़ लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रहते हैं, मतलब उनका सर्वाइवल खतरे में है। मतलब एक होता है ना गरीब, वो 7 करोड़ है बाय द वे, मतलब जो गुर्बत में रह रहे हैं, जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, खाना वो ज्यादा नहीं खरीद सकते, अच्छा नहीं खा सकते, उनकी आमदन बहुत कम है, लेकिन जो सर्वाइवल मोड में है, मतलब ना खाना है ना पीने का साफ पानी है, मतलब वो जिंदगी बड़ी मुश्किल से है। तो अगर 25 से 26 करोड़ की आबादी हमारी, उसमें से अगर आप 7 और ये 4 11, तकरीबन आधे जो हैं वो तो गुर्बत में मर रहे हैं, और ये ऑफिशियल फिगर है। आपको पता ना हमारे यहाँ किस तरह, जैसे वो इसहाक डार बजट बनाता था ना, फजिंग करके, नंबरों की हेरा फेरी करके, इसी तरह ये फिगर्स आती हैं। तो हमारे यहाँ तो गुर्बत इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसको भी मान लें तो जिस मुल्क में 4 करोड़ लोग सर्वाइवल मोड में हैं, उस मुल्क के जो कर्ता धर्ता हैं, सरबराह हैं, वो दूसरों के फड्डे निपटा रहे हैं, वो दूसरों से दिफाई जो है वो अग्रीमेंट कर रहे हैं। मतलब इसके लिए ना हमारी अम्मी एक मिसाल देती हैं कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली बनाने। F-16 उस रात को हवा में थे, और हमने इंडिया के खिलाफ उनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया? F-16 इस्तेमाल क्यों नहीं किए? F-16 उस रात को हवा में थे, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशन के साथ थे। लिमिटेशन ये थी कि राफेल हवा में है जिसके पास 150 से ज्यादा किलोमीटर दूर का बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। बिल्कुल ठीक। जब राफेल, आपको याद होगा, नहीं आया था, अभिनंदन का वाकया होता, तो मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते, वो राफेल का मतलब कोई ये नहीं था कि डेकोरेशन चाहिए था, उसको पता था कि 150 किलोमीटर का मिसाइल उस पर लगा होना था जो हमारे जहाजों को मार सकता। F-16 जो पाक फिजाइया के पास हैं, वो तकरीबन 70 किलोमीटर के करीब हमारा मिसाइल है जो मैक्सिमम है। तो अगर आप 150 किलोमीटर से दुश्मन आपको मार सकता है, तो आपको 70 तक तो नहीं जाने देना, उससे पहले वो आपको मार देगा। तो F-16 हवा में थे, बड़ा पोर्टेंट रोल कॉम्पिट किया, लेजेंडरी जहाज भी है, सीजन पायलट्स भी हमारे, 44 साल हो गए हमारे पास तकरीबन F-16 को आए माशाल्लाह। तो बैटल टेस्टेड जहाज है, बहुत काम किया इसने, कोई शक नहीं। लेकिन उस दिन क्योंकि हमने राफेल को टारगेट करना था और MiG-29, मिराज 2000, Su-30 टारगेट करना था, इसकी रेंज उतनी नहीं थी। इसने सेकंड टियर में बहुत एरिया को कवर किया हुआ था, प्रोटेक्शन की हुई थी, लेकिन फिर फ्रंट पे J-10C इसलिए भेजे गए थे कि उनके पास मिसाइल रेंज भी ज्यादा थी, उनके रेडार की रेंज भी ज्यादा थी।